Hello aspirants, welcome to lecture number 11 of Prelims Revision series. Today we will look at this interesting topic about the parliamentary privileges. Okay. काफी टाइम से न्यूज़ में था जब महुआ मोइत्रा का केस हुआ था ये राइट। तब भी इस पे केस आया था, मोस्टली ये एथिक्स से रिलेटेड था। सिमिलरली एक कार्ति चिदम्बरम का केस था, जहां पर शशि थरूर ने ये बात रेज की थी कि सीबीआई ने रेड के दौरान इनके कुछ बहुत ही प्राइवेट एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सीज किया है। ओके, तो पहले तो जान लेते हैं कि आखिर ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है क्या। नाउ सी, यहाँ पर हाउस अपनी फंक्शनिंग स्मूथली कर सके, बिना किसी इंटरप्शन के कर सके, उसके लिए कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, कलेक्टिवली भी दिए जाते हैं एज अ हाउस को, और इंडिविजुअली भी दिए जाते हैं एज ए मेंबर को। नाउ वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट though president is considered as a member of as part of parliament, like लोकसभा होता है हमारा, राज्यसभा होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट आते हैं। जब तक तीनों का एग्रीमेंट ना हो, तीनों एग्री ना करें, क्या कोई बिल एक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है, लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा से पास हो जाएगा, बट जब तक प्रेसिडेंट उसका एसेंट नहीं देंगे वो फोर्स में नहीं आएगा। राइट, इसीलिए दो प्रेसिडेंट इज पार्ट कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट प्रेसिडेंट को ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर। सेकंड, कि मेंबर्स की बात हो गई, ठीक है, एमपी है, स्टेट लेवल पर एमएलए है, इन लोगों को मिल जाएंगे प्रिविलेजेस। लेकिन साथ ही कोई ऐसे लोग जिनको ये राइट दिया गया हो कि आप भी हाउस के फ्लोर पे आ सकते हो, बोल सकते हो, दो उनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं, बट दे हैव राइट टू स्पीक, लाइक फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल, ये हाउस में बोल सकते हैं, तो इनको भी ये प्रिविलेजेस एक्सटेंड किए जाते हैं। राइट, दीज आर दी टू पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर, जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज ना करें। कलेक्टिवली और इंडिविजुअली की बात करें तो ये प्रीलिम्स में तो आपको पूछे ही जाएंगे, बट आई पर्सनली फील कि शायद इस बार मेंस के लिए भी आपको ये टॉपिक प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। ओके, सो पहले इनके सोर्सेज देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली पर। सोर्सेज की बात करें तो देयर आर 5 सोर्सेज। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ही कुछ प्रिविलेजेस आपको दे दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिए गए। कुछ पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना के दिए जा सकते हैं। कुछ अलग अलग हाउस, लोकसभा के अपने खुद के रूल्स होते हैं और राज्यसभा के भी अपने रूल्स होते हैं, तो कुछ रूल्स से भी डिसाइड होते हैं। सिमिलरली कुछ कन्वेंशंस के थ्रू, जैसा कन्वेंशन चले आ रहे हो, इस पे अभी बात करेंगे हम दोबारा। और फाइनली जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के थ्रू भी दिए जा सकते हैं, राइट, जैसे कि नरसिम्हा राव केस में हुआ था। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ के थ्रू, कन्वेंशंस, रूल्स ऑफ द हाउस, या फिर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। दीज आर दी 5 सोर्सेज जिसके थ्रू हम लोग पार्लियामेंट के मेंबर्स को अलग अलग प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक तरह की इम्यूनिटीज दे दी जाती है कि उस टाइम पर आपके अगेंस्ट इस तरह की चीजें नहीं की जा सकती। एक एक करके उनको देखते हैं। तो सी, कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है तो यहाँ पर सिर्फ 2 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ने बताए हैं विद रिस्पेक्ट टू, जिसमें आपको प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। वन इज अंडर आर्टिकल 105 पार्लियामेंट लेवल पर, एंड अंडर आर्टिकल 194 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये कुछ पावर एंड प्रिविलेजेस देता है फॉर टू, हाउस को भी देगा ऐसे कलेक्टिवली, इंडिविजुअल मेंबर्स को भी देगा, और जो हाउस की कमिटीज होती हैं, अलग अलग कमिटीज होती हैं, लोकसभा की, राज्यसभा की, स्टेट लेवल पर भी, उन कमिटीज और उन कमिटीज के मेंबर्स को भी ये प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 105 बताता है द पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एज वेल एज कमिटीज। और सिमिलरली आर्टिकल 194 बताता है अबाउट द पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इट्स मेंबर एंड इट्स कमिटीज। फिर इसी आर्टिकल 105 का एक सब क्लॉज, दैट इज आर्टिकल 105 क्लॉज 2, और यहाँ पर 194 क्लॉज 2, ये बोलता है कि आपने हाउस पे कोई भी स्पीच दी हो, अपने हाउस में किसी भी मैटर पर कोई भी वोट दिया हो, ठीक है, कोई भी वोट हो, कोई भी स्पीच हो, ये सब कोर्ट में एग्जामिन नहीं की जा सकती हैं। राइट, दे कांट बी एग्जामिन बाय एनी कोर्ट और एनी अथॉरिटी। ठीक है, ये राइट है आपको। इसलिए हाउस में आप जैसे केजरीवाल जी जब मोस्टली क्रिटिसाइज करते हैं पीएम मोदी को, तो वो बहुत समझदार है, वो दिल्ली असेंबली के हाउस पे क्रिटिसाइज करते हैं। कभी ओपनली अगर राहुल गांधी की तरह ओपनली क्रिटिसाइज कर दिया होता, जैसे राहुल गांधी ने कर दिया था कि सारे मोदी, सारे ये जो
पैसा लेके भागते हैं बैंक का, ये सब गुजराती क्यों है या मोदी नाम क्यों है, नीरव मोदी फलाना एंड ऑल। ओके, तो उन्होंने पब्लिकली बोला था वो एक रैली में, तो उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हुई, केस हुआ, ठीक है। और यही बातें केजरीवाल जी भी बोलते हैं, बट वो बोलते हैं ऑन इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो वहां पर वो जो भी स्पीच दे रहे हैं उसके अगेंस्ट आप उन पर इंक्वायरी नहीं कर सकते। ओके, नाउ यू कैन रिलेट विथ रियल लाइफ एग्जांपल। ओके, सिमिलरली आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी वोट कर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू वन कंडीशन। अब वो वन कंडीशन क्या है? वो वन कंडीशन दी गई है आर्टिकल 121 में, ठीक है। ये कंडीशन है कि आप यहाँ पर जजेस का कंडक्ट डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपके पास हाउस के फ्लोर पर कुछ भी बोलने की अथॉरिटी, तो आप बोल दें कि ये फलाना सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज ये ऐसा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, नहीं बोल सकते आप। ओके, वो रिस्ट्रिक्शन है आप पे। सिमिलरली ये रिस्ट्रिक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अप्लाई होती है, वो भी जजेस के कंडक्ट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। वो सिर्फ जजेस के कंडक्ट के अगेंस्ट पार्लियामेंट एक ही टाइम पर बोल सकता है जब एक इम्पीचमेंट का मोशन आया हो कि दिस जज इज करप्ट और दिस जज इज बायस्ड, तो इसके अगेंस्ट इसको हम इम्पीच करना चाहते हैं, तब आप जज का कंडक्ट डिस्कस कर सकते हो, बट वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये होती है कि पार्लियामेंट के हाउस के खुद के जो रूल्स हैं, ठीक है, हाउस के जो खुद के रूल्स हैं, उसके जो खुद के प्रोसीजर है, उनकी लिमिट में रहते हुए आप काम करें, ठीक है। यहाँ भी जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली इसके रूल्स वगैरह हैं उनकी लिमिट में रहते हुए, राइट। एंड सिमिलरली आपका जो आर्टिकल 122 है नाउ, आर्टिकल 122 ये जुडिशरी पे भी सेम ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कोर्ट्स को भी कि आप भी हाउस की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप भी हाउस की फंक्शनिंग को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओके, सो 21 इनको रोक रहा है हाउस को कि आप जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, और 22 जुडिशरी को रोक रहा है कि आप हाउस की फंक्शनिंग को लेकर कोई भी किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते कि हाउस में प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं किया गया या वट एवर। राइट, ये दो चार चीजें आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात हो गई है। आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 121 एंड आर्टिकल 122, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट की तरफ से मिलने वाले प्रिविलेजेस की बात कर ली हमने, ठीक है। सिमिलरली अब जो लॉ है, पार्लियामेंट की तरफ से जो लॉ बनाए जाते हैं, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड आया था आपको 1908 में। इसने भी कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइड करी, जैसे जैसे एक मेंबर को, अगर ये असेंबली का सेशन चल रहा है, उसकी प्रायर 40 डेज और उसके आफ्टर 40 डेज आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ओके, ही कांट बी अरेस्ट। अब अगेन आप मिस्टर केजरीवाल का दिमाग देखिए, उनको ईडी का समन आता रहता है बार बार, ठीक है, और वो उसको स्किप करते रहते हैं। एटलीस्ट 5 समन वो अभी तक स्किप कर चुके हैं, मुझे नहीं जाना, ठीक है। तो फिर क्या ईडी इनको अरेस्ट नहीं कर सकती? कर सकती है, बट द फैक्ट इज कि इस वक्त चल रहा है दिल्ली असेंबली का सेशन, और जब तक ये सेशन चलेगा तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। 40 डेज प्रायर, 40 डेज आफ्टर एंड ड्यूरिंग द सेशन, ओके। और अब इसी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो बजट सेशन था इसको एक्सटेंड करवा दिया है। अभी मिस आतिशी ने कहा कि हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि अभी हम बजट प्रिपेयर करने में टाइम लग रहा है। उन्होंने कहा कि अभी बजट प्रिपेयर हो नहीं पाया, बट सब जानते हैं कि बजट सेशन इसलिए एक्सटेंड कराया गया है ताकि उनको ईडी के समन बार बार स्किप करने का मौका मिल सके। राइट, दैट्स व्हाई ही इज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। नाउ ये जो आपको मिल रही है इम्यूनिटी फ्रॉम द अरेस्ट, ये सिर्फ सिविल केसेस में मिलती है, ओनली सिविल केसेस। ओके, जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है किसी के साथ, या कोई सपोज कोई मैरिटल इशू चल रहा है, इस तरह की चीजें, ठीक है। ये आप क्रिमिनल केस में नहीं ले सकते। क्या आपने कोई मर्डर किया है या आपके अगर कोई सीरियस चार्जेस, आप कहें कि मैं तो अभी इम्यून हूं, नहीं, क्रिमिनल केस में नहीं मिलेगी। और सिमिलरली प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लाइक अगर कई बार ऐसा लगता है कि आप कहीं पे स्पीच देके दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो, तो उसमें आप कहो अब भी हाउस का सेशन चल रहा है, मैं मुझे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता है आपको, अगर ये लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, राइट। तो दिस वॉज द सेकंड केस जो पार्लियामेंट लॉ के थ्रू आपको इम्यूनिटीज प्रोवाइड करता है। थर्ड केस, थर्ड केस आता है आपका, अलग अलग हाउस के अपने खुद के रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ बोथ दी हाउसेस।
राइट। लोकसभा भी अपने रूल्स बनाता है, राज्यसभा भी अपने खुद के रूल बनाता है, दोनों के कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक, उसको लेकर काफी सारी पावर्स दी गई हैं, जैसे लाइक पार्लियामेंट के पास है राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट। जो भी प्रोसीडिंग्स हाउस में हुई हैं उसको पब्लिश करने का अधिकार इसी के पास है। और यहाँ पर साथ में ही राइट टू प्रोहिबिट भी दिया गया था कि हाउस रोक भी सकता है दूसरों को कि आप ये जो प्रोसीडिंग्स हुई है इसको कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, या परमिशन के साथ करेंगे। हालांकि 44th अमेंडमेंट ने इसको हटा दिया, उसने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पर एक अटैक है, ठीक है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बट आप बिना प्रायर परमिशन हाउस के कर सकते हो। बट द थिंग इज कि इट शुड बी ए ट्रू रिपोर्ट, ऐसा नहीं कि आप कुछ फेक रिपोर्ट दिखा रहे हो, ठीक है। इट मस्ट बी ए ट्रू रिपोर्ट, राइट। लेकिन ये आपका जो राइट है फ्रीडम ऑफ प्रेस वाला, ठीक है, जो इसने दे दिया आपको 44th ने, राइट टू प्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये जो राइट है ये आपको सीक्रेट सिटिंग के केस में नहीं मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सीक्रेट सिटिंग भी करता है हाउस अपनी, अगर कोई सेंसिटिव मैटर है तो ऐसे सीक्रेट सिटिंग में आपको ये सब प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है, मीडिया को, ठीक है, उस टाइम पे आपको बाहर किया जा सकता है। उसी तरीके से हाउस में आप जा सकते हो, देख सकते हो प्रोसीडिंग, तो ये भी राइट टू एक्सक्लूड करने का अधिकार भी हाउस के पास है, अंडर दी कंडक्ट ऑफ बिजनेस राइट टू एक्सक्लूड एवरीवन, कि आप गैलरी में कोई स्ट्रेंजर नहीं आएगा, मीडिया पर्सन भी नहीं आएंगे, कोई एज अ कॉमन मैन भी नहीं आ सकता देखने। उस तरह की चीजें भी हाउस के पास अथॉरिटी होती है कि वो एक्सक्लूड कर सकता है स्ट्रेंजर्स को। ओके, फिर उसके पास अथॉरिटी है टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। हमें क्या फॉलो करना है हाउस में, वो हम खुद रेगुलेट करेंगे, रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, राइट। सिमिलरली इट हैज द पावर टू पनिश। मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस के टाइम पर कर्नाटका असेंबली का एग्जांपल दिखाया था, जहां पर उन्होंने कुछ 2-3 जर्नलिस्ट को जेल भेज दिया था स्पीकर ने कि आपने ये रिपोर्ट क्यों पब्लिश की है, ठीक। वो उन्होंने रिपोर्ट सही पब्लिश की थी, लेकिन उसके बाद भी वहां पर जो स्पीकर थे उन्होंने सीरियस वायलेशन किया था इसका, फ्रीडम ऑफ प्रेस का, ठीक है। तो उनके पास ये पावर है पनिश करने की, अगर उनको लगता है कि कुछ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है किसी ने, प्रिविलेजेस को ब्रीच किया, ठीक है, आउटसाइडर ने ब्रीच किया था, वो कोई हाउस के मेंबर तो थे नहीं, मीडिया पर्सन, लेकिन आपने ब्रीच किया था तो स्पीकर के पास वो पावर थी कि वो आपको इंप्रेशन कर सकता था या वो आपको एक्सपेल कर सकता था कि आप हाउस में दोबारा नहीं आएंगे। सिमिलरली अगर किसी भी मेंबर को कोई पनिशमेंट होती है या कुछ होती है तो हाउस हैज द राइट टू रिसीव दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई अरेस्ट किया है, किसी को डिटेंशन किया गया है या किसी का कन्विक्शन हुआ है, जैसे राहुल गांधी का कन्विक्शन हुआ था एंड तुरंत इन्फॉर्मेशन आई और ऑन द सेम डे उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी गई, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलनी चाहिए। सिमिलरली अगर कोई मेंबर एक मोशन लेकर आता है कि जैसे महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट मोशन आया, ठीक है, तो उसमें उसमें हाउस कैन इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी, ठीक है, और ऑर्डर दे सकता है उस आदमी को कि आप अटेंड कीजिए, ठीक है, एज अ विटनेस, ठीक है। महुआ मोइत्रा अटेंड, उनको ऑर्डर दिया गया, फिर यहाँ पर इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करने के लिए या तो ये सुमोटो भी डिसाइड कर सकते हैं स्पीकर और चेयरमैन, या फिर वो एथिक्स कमेटी को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर कमेटी के सामने प्रेजेंट हुई मिस महुआ मोइत्रा और उनसे कुछ क्वेश्चंस किए गए, ठीक है। हालांकि वो बहुत बायस था, अगर आप वो क्वेश्चन सुनेंगे ना आपको लगेगा इतने पर्सनल क्वेश्चन किए जा रहे हैं एक लेडी से, तो वो कुछ एक्सट्रीम भी था, ठीक। सिमिलरली ओके, अब इंडिविजुअल लेवल पर कुछ प्रिविलेजेस देखते हैं, इंडिविजुअली आपको क्या पॉसिबल है। तो एक तो वो 40 डेज वाला हमने देख लिया, ठीक है, वो अंडर सिविल प्रोसीजर कोड है, वो भी दिया गया है आपको। फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही दी गई है अंडर आर्टिकल 102, ओके। एट द सेम टाइम, लास्टली एट द सेम टाइम दैट ये जो मेंबर्स हैं उनका एग्जाम किया जा सकता है उस वक्त कि अगर आपको बुलाया गया है तो दे कैन रेफ्यूज टू गिव एविडेंस और अपीयर एज अ विटनेस इन एनी केस जो कोर्ट में पेंडिंग हो, ठीक है। कोर्ट में अगर उनको एज अ विटनेस बुलाया गया है तो वो अभी कह सकते हैं कि मैं नहीं आ सकता कोर्ट में क्योंकि अभी हाउस का सेशन चल रहा है, ऑलराइट। तो ये काफी सारे प्रिविलेजेस हैं, मोस्टली जो अधिकतर प्रिविलेजेस है ना वो हाउस के रूल से ड्राइव होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पर 2-3 ही प्रिविलेज हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, राइट। तो ये हमने जाना अबाउट दी प्रिविलेजेस वगैरह। अब साथ में ना दोनों जो कमिटीज है हमारी, क्योंकि दोनों कमिटीज पे भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। एक है आपकी एथिक्स कमिटी,
और दूसरी है आपकी प्रिविलेज कमेटी। सी एथिक्स कमेटी में आपके 15 मेंबर्स होते हैं, और ये पूरी नॉमिनेटेड होती है, नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। ठीक है, और इसका टर्म होता है करीब करीब 1 ईयर। ये एग्जामिन करता है आपका अनएथिकल कंडक्ट। ठीक है, जैसे महुआ मोइत्रा का केस क्या था कि उन्होंने अपना कुछ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको जो आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं टू पोस्ट द क्वेश्चन, तो आपने वो किसी थर्ड पर्सन से शेयर किया था और वो आपके बिहाफ में क्वेश्चन पोस्ट कर रहा था। राइट। पहली एथिक्स कमेटी बनाई गई थी, राज्यसभा में बनी सबसे पहले इन 1997, एंड फिर लोकसभा में बनी इन ईयर 2000। ठीक है, उसी तरीके से प्रिविलेज कमेटी की बात करें तो ये भी, इसमें भी 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, एंड राज्यसभा में होते हैं इसमें 10 मेंबर्स। लोकसभा में है तो स्पीकर नॉमिनेट कर देगा सबको, और राज्यसभा में है तो ये नॉमिनेट कर देंगे। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या आपने कोई प्रिविलेज वायलेट करे। अब देखिए, प्रिविलेज सिर्फ मेंबर ही तो वायलेट नहीं करेगा ना, आउटसाइडर भी वायलेट कर सकते हैं, जैसे हमने कर्नाटका के मीडिया पर्सन का एग्जांपल देखा। तो ये प्रिविलेज आउटसाइडर को भी बुला सकता है कि आपने ये रिपोर्ट कैसे पब्लिश की, और ये गलत रिपोर्ट कैसे पब्लिश की आपने। राइट। ओके, तो हमने यहाँ पे ये सब बातें जान ली। व्हाट एल्स इज, हाँ, एक और लास्टली वन वन मोर थिंग, कि यहाँ पर कोई भी मेंबर एक मोशन ला सकता है आपके अगेंस्ट कि इस मेंबर ने कुछ वायलेशन किया है। तो ये कोई मोशन ला सकता है, फिर वो स्पीकर और चेयरमैन के पास जाएगा, फिर वो डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या करना है। वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और वो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर वो इसको कमिटी को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि आप इसको एग्जामिन कीजिए, और कमिटी इसको एग्जामिन करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी और फिर हाउस इसको कंसीडर करेगा, एंड फिर हाउस जस्ट बाय सिंपल मेजोरिटी इस मोशन को पास कर सकता है, इस बाय सिंपल मेजोरिटी। ओके, तो ये सब बातें थी विद रिस्पेक्ट टू दिस दिस इशू। हमने जान ली इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो भी चीजें थी, तो आप इसमें क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे इजिली, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज एनसीडीटी, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली से रिलेटेड कुछ बिल्स थे हमारे पास। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2023 में, इसको जानने से पहले हमें कुछ थोड़ा सा इवोल्यूशन देख लेते हैं कि दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन आखिर आया किस तरीके से। देखिए, आपको पता है वो 1956 रीऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो पहले पहले सबसे पहले तो इसको पार्ट सी में रखा गया था, जब इनिशियली इंडिया में सब कुछ शुरू हुआ 1951 में, तो इसे हमने पार्ट सी में रखा। फिर 1952 में हमने यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी थी, ठीक है, और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ ही बनाई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें बहुत लेट आई है, हमने 1952 में ही कर दिया था ये चीज, इलेक्टेड सीएम हमने बना लिया था उस टाइम। फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट वगैरह हुआ 1956 एंड ऑल दैट। ठीक है, तो 1956 में दिल्ली को वापस से यूटी बना दिया गया। फिर 1966 में जाके हमने इसको यूटी होते हुए भी इसको एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दे दी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बट ऑफ कोर्स लिमिटेड, ओके, उतनी ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट लेकर आए और 1966 में यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दे दी। लेकिन दिल्ली जैसे कैपिटल थी, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, एंड फिर लगता है कि सिर्फ सेंटर पूरा ध्यान नहीं दे सकती, इसको प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो फिर हमने फाइनली सबसे बड़ा स्टेप लिया 1991 में। 1991 में हम लेकर आए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, विच वॉज नेम्ड एज गवर्नेंस ऑफ नेशनल कैपिटल और टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। ठीक है, ये पास किया गया और आपको प्रॉपर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट दे दी गई। यहाँ पर आपके पास मिनिस्टर्स होंगे, आपके पास चीफ मिनिस्टर होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, और अब 2021 में यहाँ पर एक अमेंडमेंट किया गया है, इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जिसने शायद इस पूरे सिस्टम को ही रिवर्स करके रख दिया है, क्योंकि सब कुछ रिवर्स कर दिया उसने। आई थिंक पहले जैसा कुछ नहीं रह गया अब उसमें दिल्ली में। ओके, तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसने क्या किया है, पूरा केस था अबाउट, सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस गया था अबाउट द कंट्रोल ऑफ सर्विसेज।
ये जो सर्विसेज होती है, ऑफिसर्स होते हैं क्लास ए एंड इन सबका कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? क्या इसका कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में रहेगा या इसका कंट्रोल चीफ मिनिस्टर प्लस हीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में रहेगा? ठीक है, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि ये जो एलजी है ना, ये इनके पास लिमिटेड पावर्स हैं। मेन पावर होनी चाहिए सीएम और उनके हाउस के पास, क्योंकि आफ्टर ऑल दे दीस आर द इलेक्टेड पीपल। ठीक है, 3 करोड़ जनता है दिल्ली की, वो जो इलेक्ट करती है उस उनको ही कंट्रोल करना चाहिए सर्विसेज को। तो ये एक जजमेंट आया। इसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनेक्ट किया प्रॉपर, ठीक है, उसको अमेंड किया, जो एक्ट था ऑलरेडी उसको, उसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज की, और इन्होंने कह दिया कि नो, ये जो कंट्रोल है सर्विसेज का, ये क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल है, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट लाइक अनदर स्टेट, इट इज अ कैपिटल, तो इसका एक स्पेशल स्टेटस है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल होना जरूरी है। तो अब इन्होंने इसके लिए प्रोविजन किया कि हम लोग एक अथॉरिटी बनाएंगे, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। नाउ द थिंग इज कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई है, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी और ये रेकमेंड करेगी, दिस विल रेकमेंड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर कि क्या किसके कहाँ ट्रांसफर करने हैं, कहाँ पर पोस्टिंग करनी है, क्या विजिलेंस वगैरह रहेगा, ये सारे मैटर यहाँ पे अमेंड किए जाएंगे। अब इस स्टैट्यूटरी बॉडी का अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो इसमें आपको मिलेंगे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, एक मिलेंगे आपको प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, ठीक है, एंड थर्ड आपको मिलेंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। अब प्रॉब्लम यहां आती है कि इसको और इसको, इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं सेंटर। अब आपने यहां पर ये कह दिया कि यहां पर जो डिसीजन लिया जाएगा वो वाया कंसेंसस नहीं लिया जा रहा है, कंसेंसस यानी तीनों के एग्रीमेंट से, नो, ओके, ये लिया जाएगा वाया मेजोरिटी। मेजोरिटी तो ऑब्वियस ही बात है कि सेंटर जो चाहेगा वो इनसे एग्री करवा लेगा, इनसे भी एग्री करवा लेगा, तो 2:1 मेजोरिटी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने एक इलेक्टेड सीएम को तो फिर भी साइडलाइन कर दिया, राइट? दिस इज द वन इशू विद दिस अथॉरिटी, क्योंकि आप मेजोरिटी से डिसाइड कर रहे हो तो फिर वो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वही होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी इन दोनों को, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी को एंड चीफ सेक्रेटरी को, राइट? तो फर्स्ट इशू वाज दिस, ठीक है, दिस एनसीसीए, दिस वाज द फर्स्ट इशू। सेकंड इशू पर चलते हैं। सेकंड इशू इज विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ एलजी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर डिफाइन की गई है, ठीक, इनको अथॉरिटी दे दी गई है कि आप अपने डिस्क्रिशन में एक्ट कर सकते हो, यानी विदाउट कंसल्टेशन ऑफ एनी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आप अपने डिस्क्रिशन में एक्ट कर सकते हो। सबसे पहले उन मैटर्स में, इन दोज मैटर्स जो कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के डोमेन से बाहर की जो मैटर्स हैं उन पे आप डील कर सकते हो, तो ठीक है, वो वहां तक तो समझ में आता है, राइट? लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स जो बाय लॉ ही कह दिए जाएं कि इस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिस्क्रिशन ही एक्सरसाइज होगा, ठीक, तो ऐसे मैटर्स जो ऑलरेडी डोमेन से बाहर हैं, और दूसरे ऐसे मैटर्स जो बाय लॉ डिसाइड कर दिए जाएं, वो टाइम टू टाइम किया जा सकता है, बाय लॉ डिसाइड कर दिए जाएं कि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना डिस्क्रिशन एंजॉय कर सकते हैं। थर्ड थर्ड केस इज विद रिस्पेक्ट टू प्राइमेसी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ पर अधिकतर पावर, यानी कि इनका जो डिस्क्रिशनरी रोल था, अधिकतर जो इनके डिस्क्रिशन में चीजें थी, उसको और ज्यादा वाइड कर दिया गया। इनके डिस्क्रिशन में आने वाले मैटर्स, इनकी पावर्स, इन सबको वाइड कर दिया गया। जैसे जैसे ऊपर जो हमने बॉडी देखी, एनसीसी ऐसे, ठीक है, हो सकता है वो कुछ रेकमेंड करे किसी मेंबर के बारे में, ठीक है, हो सकता है कि चलिए चीफ मिनिस्टर के साथ कहीं चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी, इनको भी लगता है कि यार ये आदमी सही है, इसको रेकमेंड करते हैं। लेकिन लेकिन इस इनका जो रिकमेंडेशन भी होगा ना, उसको फाइनल अप्रूव करने की पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही दी गई है। हो सकता है किसी की आत्मा जाग जाए कि नहीं, ये गलत हो रहा है, सीएम साहब जो कह रहे हैं वो सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कह रही है वो गलत है, हम नहीं मानेंगे, हम तीनों ये चीज एग्री करते हैं और हम लोग इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजते हैं। बट उसके बाद भी यहाँ पर एलजी को पावर दी गई है कि अगर उसको ठीक नहीं लगता है तो वो इसको वापस भेज सकता है, इस नाम को, ठीक है, वो कह सकता है कि इसको रिकंसिडर कीजिए, मैं अप्रूव नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि अगर इस अथॉरिटी
इसके कुछ कन्फ्लिक्ट हो भी जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, तो प्राइमेसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर वही करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, क्योंकि इनको एक्ट करना होता है प्रेसिडेंट के बिहाफ में, और प्रेसिडेंट को एक्ट करना होता है, उनके डिसीजन सारे लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। दिस वाज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या किया गया है, जो मिनिस्टर्स हैं दिल्ली में चीफ मिनिस्टर के अलावा भी, इन मिनिस्टर्स की पावर लगभग लगभग खत्म ही कर दी गई है। बिकॉज इनका कहना है कि आप कोई भी ऑर्डर जारी करो, कोई भी ऑर्डर आपको जारी करना हो, तो पहले वो एलजी के पास जाएगा फॉर अप्रूवल। यानी अगर सपोज दिल्ली जल बोर्ड के रिगार्डिंग कोई ऑर्डर पास करना होगा किसी मिनिस्टर को, जो भी मिनिस्टर होगा यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज का, उस मिनिस्टर को पहले ये ऑर्डर भेजना होगा एलजी को। इट मस्ट बी सबमिटेड टू द एलजी बाय द मिनिस्टर। ओके, ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर के थ्रू करे या चीफ सेक्रेटरी के थ्रू करे, बट ऑर्डर इशू करने से प्रायर अप्रूवल लेना होगा आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का। इसमें इसने कुछ मैटर्स भी लिखी दिए हैं, जैसे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ दिल्ली, या रिलेशन बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर समन प्रोरोग या डिसोल्यूशन करना है लेजिस्लेटिव असेंबली को, या मैटर ऑन विच एलजी इज टू गिव एन ऑर्डर इन हिज सोल डिस्क्रिशन। ठीक है, तो कुल मिला के चारों पॉइंट से एक बात क्लियर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया गया है। ओके, एंड ये जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था ना इसको दिल्ली को, यानी कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आई थी एक कमेटी की रिकमेंडेशन में जिसका नाम था बालाकृष्ण। कभी पूछ ली जाती हैं इस तरह की कमिटीज के नाम। बालाकृष्ण कमेटी थी, उसने रेकमेंड किया था कि दिल्ली शुड बी ए यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। ठीक है, और फिर ये एक्ट इनेक्ट किया गया और ये सारी पावर्स इनको दी गई। ऑब्वियसली हम लोग 7 शेड्यूल में देखते हैं स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंस लिस्ट एटसेट्रा। तो यहाँ पर दिल्ली को पावर तो दी गई कि आप स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लॉ बना लेना, आप कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पे लॉ बना लेना, बट एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्योंकि स्टेट लेवल पर स्टेट लिस्ट में आती है पुलिस, बट दिल्ली से कहा गया कि हम आपको पुलिस पावर नहीं दे सकते, कैपिटल है तो हम अपने पास रखेंगे। ठीक है, पुलिस से रिस्पेक्ट में, पब्लिक ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, एंड लैंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये तीन पावर दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दी गई थी। तो कोर्ट ने यही रूल किया था कि इन तीन के अलावा बाकी सारी पावर सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हैंडल करनी चाहिए, एलजी का कोई रोल नहीं है उसमें। बट यहाँ पर अमेंडमेंट लाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सब चीजें बदल दी। ऑलराइट, तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। अब एक बार खत्म करने से पहले देख लेते हैं अबाउट दिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि ये बार बार न्यूज में आ रहा है, बट ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ, बट एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी सिंस दिस 1950 एक होड़ चल पड़ी थी अगस्त 15 जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, सॉरी नॉट 1915, 1947। ठीक है, इसके बाद ये चल पड़ी था कि रिलीजियस कैरेक्टर क्लेम करने लगे थे कि नहीं नहीं ये मस्जिद नहीं था, ये टेम्पल था, यानी कि जो इनका रिलीजियस कैरेक्टर है उसको चेंज करने की बात की जाने लगी बार बार। तो ये चीज काफी साल चलती रही, फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट फेडअप हो गई 1991 आते आते, क्योंकि इस वक्त अयोध्या मूवमेंट पीक पर थी। ठीक है, तो अयोध्या के राम मंदिर के साथ साथ और भी जगहों पे क्लेम किए जाने लगा कि ये इसका स्ट्रक्चर पहले हिंदू था या इसका स्ट्रक्चर कुछ और था। तो मोस्टली तो वो उसी चीज को लेकर था कि अधिकतर मस्जिदों को मंदिर थे ये पहले, इनको तोड़ के बनाया गया। बट इन जनरल डाल दिया गया कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता, वो 15 अगस्त को जब आजादी मिली तब जैसा था वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, हालांकि उसमें कुछ एग्जेम्पशन दिए गए। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज कि रिलीजियस कैरेक्टर जिस भी जगह का जैसा भी था, इट वुड नॉट बी चेंज। ठीक, वो वैसा ही रहेगा जैसा कि 15 अगस्त 1947 तक 7 की डेट को रहा होगा। दिस इज फर्स्ट थिंग। और ये जिम्मेदारी इसने दी कि ये ऑब्लिगेशन होगा स्टेट का, यानी कि गवर्नमेंट का। ऑब्लिगेशन स्टेट पर रहेगा कि वो ये इंश्योर करे कि इस तरह की किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट का या रिलीजियस स्ट्रक्चर का कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता। थर्ड थिंग इज कि इस वक्त तक जितने भी सूट्स कोर्ट में पेंडिंग थे या अपील या कोई भी प्रोसीडिंग्स जो चल रही थी अलग अलग जगह को लेकर, ओके, वो सब खत्म कर दी जाएंगी। कोई प्रोसीडिंग्स अब इस एक्ट के पास होने के बाद नहीं रहेगी, यानी कि 1991 में जब ये एक्ट पास किया जाएगा। बट इसके साथ ही कुछ एग्जेम्पशन भी दे दिए गए। सबसे बड़ा तो एग्जेम्पशन दिया गया क्योंकि अयोध्या की मूवमेंट उस वक्त अपने पीक पे थी, तो अयोध्या को यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। सिर्फ गोल ये था कि अब अयोध्या की मूवमेंट के तर्ज पर ही और
अदर अलग 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 टेम्पल्स की मूवमेंट ना स्टार्ट हो जाए। तो दिस वाज द फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन वाज कि अमासार जो एक्ट है हमारा, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1958 वाला, ठीक, इसके अंडर में अगर कोई साइट कवर हो गई है, ठीक है, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। जैसे ताजमहल, अगर आप एक बार इस एक्ट के अंडर आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो ये एक्ट उस पर भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। थर्ड एक्सेप्शन वाज कोई भी डिस्प्यूट जो फाइनली सेटल हो चुका है, फाइनली सेटल हो चुका है या डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। यानी कि सोचिए कि अगर कोई मस्जिद थी आजादी के बाद, उसको 91 के पहले फिर सेटल कर दिया गया, तब उसको दोबारा से वो मत करो फिर, ठीक है, हो गया ना सेटल तो हो गया, ठीक है। या एनी कन्वर्जन, जो भी कन्वर्जन ऑलरेडी इफेक्ट में आ चुका है, एनी कन्वर्जन ऑलरेडी इन इफेक्ट, ओके। इसके अलावा कुछ पेनल्टी वगैरह इंपोज कर दी गई कि अगर आप इस तरह की चीजें करते हो तो 3 इयर्स तक की आपको सजा हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है एंड सो ऑन। लेकिन इसने उस वक्त जितने भी ये थे ना, जितने भी उस टाइम पर केसेस चल रहे थे, उन सबको तो खत्म कर दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि न्यू प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती, की जा सकती हैं। प्रोसीडिंग्स तो इंस्टीट्यूट की जा सकती हैं, इसलिए तो ज्ञान व्याप्ति का केस वापस आया ना, ठीक है। तो वो तो सिर्फ प्रोसीडिंग्स लेकर आए हैं, ये थोड़ी की चेंज कर ही दिया है। बट यहाँ पे मुस्लिम जो पक्ष है ज्ञान व्यापी मॉस का, वो कह रहा है कि ये एक्ट का वायलेशन होगा, 1991 वाले एक्ट का वायलेशन होगा अगर आप इस तरह का कोई जजमेंट देते हैं। बट ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई वायलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी पूजा तो चली आ रही है तब से, ठीक है। यहाँ पर पूजा पहले से भी चली आ रही है, शिवलिंग मौजूद भी है, पूजा भी चल रही है, तो ये कोई वायलेशन नहीं होगा अगर आप जजमेंट दे भी देते हैं तो, ओके। तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं। हमने तीन इश्यूज जाने जो हमें लगता है कि शायद एग्जाम में आने की चांसेस है। इन पर बेस्ड एमसीक्यूज एज यूजुअल आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, जो आपका प्राइवेट चैनल है उसमें, वहां आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज बच जाते हैं, जैसे कि एंटी डिफेक्शन को लेकर हमें कुछ डिस्कशन करने होंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन को लेकर जो चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में जानना है हमें। इसके अलावा पैसा एक्ट है एक और, पैसा एक्ट 1996। तो नेक्स्ट सेशन में हम इन तीनों को भी अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अगेन अगेन टेलिंग यू, कीप योर प्रिपरेशन एज सिंपल एज यू कैन, ठीक है। ज्यादा अननेसेसरी चीजें भी नहीं पढ़नी। अब लाइक जैसे एक मीडिएशन एक्ट आया था, ये मतलब ठीक है आप पढ़ो जो एक्ट्स वगैरह आए, बट ऐसे भी नहीं जिनका आने का चांस बहुत ही ज्यादा कम हो। इस तरह की चीजें पढ़ने में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, जस्ट कीप योर सेल्फ लिमिटेड। और अभी ये जो आपकी क्रिमिनल लॉस है ना, इन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़े कम है, तो उस पे ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करना। क्रिमिनल लॉस नहीं, आप इंपॉर्टेंट एक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जैसे कि आपका डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उस पे क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। आपका टेली कम्युनिकेशन एक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, इसको मैंने आपके साथ मेंस 450 प्लस में भी डिस्कस किया था, तो इसको वहां से कीजिए। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट आया था, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैं आपके साथ इकोनॉमिक सेशन में डिस्कस भी करूंगा। फिर उसके बाद जो ऐसे मॉडल प्रिजन एक्ट दे दिया गया, क्योंकि वो ऑब्वियसली स्टेट के डोमेन में आता है, बट वो दे दिया गया एक मॉडल बना के कि स्टेट गवर्नमेंट इसको फॉलो कर सकती है, तो अगेन वो भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। तो जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट एक्ट है उनको मत पढ़ना, डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन दोज टॉपिक्स मोर जिनके आने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको टाइमली उनको रिवाइज भी करना है। Okay, so read less but revise more. Okay, and practice more, most importantly. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.